नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है डीबी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग न्यूज में। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आप तक। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट आज ईवीएम और वीवीपैट पर जो सुनवाई हुई है उस पर बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। आप सबको, हम सबको इंतजार है इस बात का कि आखिर ये फैसला आता क्या है, किस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जाता है, डायरेक्टिव क्या है। आज कल रात को अचानक खबर मिली कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और अभी से ठीक लगभग 7 मिनट बाद इस फैसले की घड़ी सामने होगी। और चुनाव का वक्त है, आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में और ऐसे में कहीं ना कहीं सबको इंतजार इस बात का है कि अगर ईवीएम वीवीपैट के फैसले पर कुछ वैसी मुहर लग जाती है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, यानी वीवीपैट को 100% काउंटिंग में ले जाया जाए, वीवीपैट की पर्ची जितनी है 100% काउंटिंग उन पर्चियों की जाए और सबके हाथ में पर्ची दी जाए। लेकिन चूंकि एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज का अभी चुनाव जो है वो परसों है, यानी 26 तारीख को है। लेकिन उससे पहले 2 दिनों तक सुनवाई हुई थी। 2 जजों की पीठ है, बेंच है, और संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता, दीपंकर दत्ता, इन दोनों की पीठ, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2 दिनों तक मैराथन इस पर सुनवाई की थी। और उसके बाद 16 तारीख को, यानी 16 अप्रैल को, और उसके बाद 18 अप्रैल को सुनवाई हुई। 4-4 घंटे, कुल 8 घंटे की सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई थीं वो बड़ी दिलचस्प थी और आश्चर्यचकित करने वाली थीं। इसलिए आश्चर्यचकित करने वाली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी ने स्वीकार किया था कि ईवीएम को हम जोड़ते हैं लैपटॉप से, इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं और उसको लैपटॉप से जोड़ते हैं और इस लैपटॉप को हम सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन इसको किसी भी रूप से कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं करते या इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता कि कोई और यूज नहीं कर सकता। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये सवाल भी बार बार उठाए गए। लेकिन उसके अलावा यह भी कहा गया कि जो पर्ची गिरती है, जिस वीवीपैट में दिखती है और फिर गिरती है नीचे कट के, उस पर्ची को आप 7 सेकंड से ज्यादा दिखाइए। प्रशांत भूषण की पूरी टीम, एडीआर की ये याचिका थी और 2 मेनली, एक एडीआर, दूसरा एक्टिविस्ट अनिल कुमार अग्रवाल, इन दोनों की याचिका और इस पर सुनवाई। 4 बड़े वकील इस पर अपनी बात रख रहे थे और इधर से मनिंदर सिंह नाम के वकील जो हैं, सीनियर वकील हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इन सब के बीच एक जबरदस्त जोरदार बहस हुई और उस बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब फैसला सुनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और यहां से कैसे इस पूरे मसले को आगे जाते हुए हम देखते हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी जो हैं इस पूरे मसले को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, कोर्ट रूम से सीधे कनेक्शन, और क्या कुछ चलता रहा कोर्ट रूम में और वो सब कुछ आप तक पहुंचाते रहे हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से। गर्मी का समय है, कल अचानक दिल्ली का पारा जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इसलिए 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा क्योंकि आप जानते हैं तेज आंधी आई और उसके बाद बारिश भी हुई। हल्की बारिश, तेज आंधी और इन सब के बीच सियासी पारा लेकिन उतरा नहीं है और चढ़ रहा है। और इस सियासी पारे को चढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो लगातार हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं और मंगलसूत्र पे भी। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र पे बहुत शानदार तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक ये कि मेरी दादी ने, जब देश जंग से जूझ रहा था तो मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने अपने जेवरात तक दान कर दिए, इस देश के नाम न्यौछावर कर दिए। और दूसरा, मेरी मां ने अपने मंगलसूत्र को इस देश के नाम न्यौछावर कर दिए क्योंकि राजीव गांधी शहीद हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कल कही थी। प्रियंका गांधी ने सीधा तगड़ा जवाब दिया था। लेकिन चलिए,
चूंकि चुनाव का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, और यह बात इसलिए यहां क्योंकि चुनाव का वक्त है, सियासी पारा गर्म है और इन सब के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो दुरुस्त हो जाए, चुनाव में किसी तरह की धांधली ना हो, किसी तरह से यहां पर हैकिंग ना हो, टैंपरिंग ना हो, तो फिर बात ही कुछ और है। और फिर उसके और यही उम्मीद लगाए यहां देश की जनता बैठी हुई है। पहला कमेंट अमलेंदु जी आपसे चाहूंगा, क्या कुछ आप देखते हैं? आज के फैसले की बात हम करें, लेकिन उससे पहले जरा आपके जरिए रिकैप करना चाहूंगा कि अभी तक की सुनवाई में हुआ क्या है। अभी से थोड़ी देर बाद, लगभग 3 मिनट बाद, बेंच जो है वो अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। 10:30 बजे से 10:27 हो रहा है अभी। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे देखते हैं आप आज के इस फैसले पे? तो हम चलेंगे, जो कुछ फैसला आएगा हम वो आप तक तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें क्या कुछ, अगर कुछ पॉइंट वाइज रिकैप किया जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू आए इस चर्चा, इस बहस के दौरान? एक तो राजीव जी ये है कि 10:30 बजे शायद फैसला आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो 2 दिन जो लंबी बहस चली थी उसमें था वो प्रशांत भूषण ने सबसे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु जी, आप तक दोबारा आता हूं और बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहां यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, उस बहस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां यानी इस बहस में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना है कि वो बाहर के लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर रहे हैं। जो अभी तक कह रहे थे कि हम नहीं करते, कुछ भी इससे जुड़ा नहीं है, यानी लैपटॉप को जोड़ा जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ लैपटॉप जोड़ा जाता है बल्कि इसमें डाटा केबल का इस्तेमाल भी होता है, और यहां से कुछ न कुछ गड़बड़ियों की तरफ ये संकेत है अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर राजीव जी संकेत हैं, और ये सारे संकेत जो हैं जो गड़बड़ियों के हैं, ये खुद राजीव जी जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे जब वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में आए तो उन्होंने जब गीता की शपथ खा करके बताया कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, तो सारे सच फिर उन्होंने इसके EVM के सारे उन्होंने उगले कुल मिला करके। उन्होंने ये बताया कि जो 3 मशीनें हैं, असल में अकेली EVM नहीं है। एक EVM है जिसमें सिंबल लोड होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है जिसमें डाटा फीड होता है, तीसरा वीवीपैट मशीन है जिससे पर्ची निकलती है, और कंट्रोल यूनिट को जो है वो लैपटॉप से जोड़ा जाता है और डाटा केबल के जरिए उसमें डाटा फीड किया जाता है। और ये लैपटॉप को इस्तेमाल करने पे, पुनः इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, ये भी उन्होंने बताया कि मतलब वो पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है लैपटॉप। इसका मतलब राजीव जी ये हुआ कि अगर वो लैपटॉप पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, उस लैपटॉप से जुड़ी हुई ये मशीन, उससे डाटा किया जाता है, उसमें प्रोग्राम डाला जाता है, और हर चुनाव क्षेत्र में, हर निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें अलग अलग डाटा डाला जाता है। यानी जो सीरियल वाइज होता है चुनाव चिन्ह का, प्रत्याशी के नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार उससे फिट किया जाता है। तो इसका मतलब कि ये हर ज़िले में अलग अलग डाला जाता है। उसके बाद फिर ये भी बात सामने आई राजीव जी कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो अगर उसके पास जो है वो मशीनें जब बंद की जाती हैं आखिर में, तो वो उसके पास सारी चीज़ें रहती हैं, और अगर वो चाहे, मतलब वो करता नहीं है लेकिन अगर वो चाहे तो उसमें वो डाटा की कुछ हेरा फेरी भी कर सकता है। ये बात भी निकल करके सामने आई। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई इसके लिए अगर वो करता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो बताया गया कि जो RP एक्ट है, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसमें कुछ प्रावधान वो हैं, लेकिन IPC में इसके लिए कोई जो है प्रावधान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि इसका मतलब कि आप जो है जो कुछ कर रहे हैं उसमें इसका कोई दंड का प्रावधान नहीं है, उससे डर क्यों होगा। तीसरी बात राजीव जी ये आई कि जब कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप हमको यहाँ बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आपका जो चुनाव आयोग का जो पोर्टल है उस पर जो FAQ हैं उसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप आकर के कुछ और बातें बता रहे हैं। इसका मतलब आपकी बहुत सी चीज़ें आप छिपा रहे हैं। तब इस पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि हम उसको अब अपडेट कर देंगे। यानी कि जो राजीव कुमार जब चुनाव की घोषणा कर रहे थे प्रक्रिया की कि किस किस चरण में वोट होंगे, तो वो बता रहे थे कि हमने FAQ डाले हुए हैं चुनाव आयोग की साइट पे। इसका मतलब कि वो
देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी चुनाव आयोग की कि उसने FAQ कुछ दिए हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो बताया वो उसने अलग बताया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल किया कि आप जो हमको बता रहे हैं यहाँ आप जो बता रहे हैं और जो आपका FAQ है उसमें जो है वो अंतर है, इसका मतलब आप कुछ हमसे छिपा रहे हैं। इस पर मनिंदर सिंह जो था जो थे वकील उनके चुनाव के, उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी कुछ है हम यहाँ करके साफ साफ बता रहे हैं। तो कुल मिला के राजीव जी है कि जो भी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारी ने खुद आकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि क्या क्या गड़बड़ियाँ इसमें हैं और क्या क्या गड़बड़ियाँ एक तरीके से हो सकती हैं, उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर राजीव जी अब जो फैसला आएगा वो देखते हैं क्या फैसला आएगा, लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे वो काफी कुछ ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने वाले बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आपके सामने बड़ी खबर ये रख रहा हूं कि अब 10:30 बज गए हैं और 10:32 बेंच असंबल हो चुकी है, यानी कि इस फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। अब बहुत जल्दी किसी भी वक्त इस फैसले को आप तक हम पहुंचाना शुरू करेंगे और ये पहला अपडेट यही है कि बेंच असंबल्ड है और अब यहां से हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट से निकल के आता है। जैसे जैसे कोर्ट से जो कुछ निकल के आएगा हम सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप तक वो सारी चीजें पहुंचाएंगे। बेंच असंबल है और उसके बाद यानी कि बेंच आ चुकी है। इस पे बड़े फैसले का इंतजार है। क्या कुछ निकल के आएगा इसमें से, ये सब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला और इस फैसले की घड़ी, और यहां से वीवीपैट हो चाहे EVM हो, ये क्या आपके लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जस्टिस खन्ना हैं, कह रहे हैं कि द मैटर इज लिस्टेड फॉर डायरेक्शन, वी हैड सम क्वेरीज। ये डायरेक्शन के लिए ये लिस्ट किया गया है, लेकिन हम लोगों के पास कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम चाहेंगे। और यहाँ अब जवाब भी पूछा जाएगा, सवाल भी, मतलब ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है। अमलेंदु जी, इंपॉर्टेंट पहलू। जी हाँ राजीव, इसका मतलब कि अभी आदेश सुनाने से पहले इसका मतलब कुछ और डाउट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के, और उन डाउट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है स्पष्ट करना चाहता है कि वो डाउट्स किस तरीके के हैं। ये जो है वो डायरेक्शंस देने से पहले, मतलब इसका मतलब है एक चीज़ तो राजीव जी स्पष्ट हो रही है कि जो जैसा जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये मैटर जो है वो डायरेक्शंस देने के लिए लिस्टेड है, तो इसका मतलब कि आज डायरेक्शंस तो कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे दिए जाएंगे और कोई ना कोई बड़ा फैसला निश्चित तौर पे आ सकता है जो इस देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला हो सकता है। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ा फैसला हो जाए आज और इस देश के इस चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करे, लेकिन वो बड़ा फैसला आने से पहले कुछ डाउट्स हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ डाउट्स हैं जिसको क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम आपके बीच और डायरेक्शन देने से पहले आप तक 18 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला, आपको याद होगा। इसके बाद आज 10:30 बजे से बेंच बैठ गई है और यह कहा गया कि हम अब उस बड़े फैसले की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ क्वेरी है, उस क्वेरी को हम निपटाना चाहते हैं, सवालों का जवाब चाहते हैं। अब वो कौन सा सवाल, क्या जवाब, ये भी हम देखेंगे। लेकिन चूंकि ये मामला आज की तारीख में लिस्ट किया गया है और फैसला सुनाने के लिए लिस्ट किया गया है, इसलिए ये जरूरी है कि अब जबकि ये पूरा का पूरा मामला अमलेंदु जी कोर्ट के अधीन है और कोर्ट इस उम्मीद से कि चलो यहां से कुछ ना कुछ, मतलब हम आप जैसे लोग इस उम्मीद से बंधे हुए हैं कि कुछ ना कुछ आज फैसला निकल के आएगा जो देश के हित में होगा, ये फैसला, यही माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजीव जी। और चूंकि ये जैसा कि प्रशांत भूषण ने भी अपनी दलील में कहा था कि EVM पे सवाल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, उसी के बाद जो थे वो वीवीपैट मशीनें उसके साथ लगाई गई थी, तो EVM पे संदेह जो बने हुए वो इसका मतलब कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी EVM को लेकर के संदेह हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना ने जो भी टिप्पणी की है कि हमको कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, इसका मतलब कि राजीव जी डाउट्स जो है, डाउट्स मतलब संदेह, EVM को लेकर के डाउट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के मन में भी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट उन डाउट्स को कुछ क्लियर करना चाहते हैं। राजीव जी, जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहता है और इसके बाद फैसले की घड़ी आएगी, फैसला हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा कि हमको कुछ डाउट है, उसको हम क्लियर करना चाहते हैं और ये मामला आज दिशा निर्देशों के लिए सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब चाहिए और प्रश्न क्या है ये अभी पूछेंगे और ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है ये आप तक पहुंचाना हम चाहते हैं और बहुत जल्दी हम आप तक ये सब कुछ पहुंचाएंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, और खास कर
सुप्रीम कोर्ट में आज ये एक बड़ा फैसला आप सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है वीवीपैट को लेकर। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल वीवीपैट को लेकर के एक काफ़ी बड़ा फैसला जो है वो आने जा रहा है। और वीवीपैट की गिनती को कुल मिलाकर के राजीव जी सारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पे 100% गिनती की बात है। वीवीपैट की 100% गिनती का यहाँ सवाल है। डिमांड यही की गई है। प्रशांत भूषण ने एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से, एडीआर की तरफ से उन्होंने जो याचिका दायर की थी, उस याचिका में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। चुनाव को कैसे सुधार किया जाए, इस चुनाव सुधार में इलेक्शन कमीशन से जो डिमांड की गई है वो यही कि ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी हो, ईवीएम हैक ना हो, टैंपरिंग ना हो। दूसरी बात कि पर्ची जो निकलती है वो वोटर के हाथ में आए और 100% काउंटिंग हो। इसमें मिलान की प्रक्रिया की भी बात की गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, क्योंकि उधर और इधर दोनों को मिलाया जाए, ये सब कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण। और इस महत्वपूर्ण आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस इंपॉर्टेंट डे को समझना बहुत जरूरी है इस लिहाज से भी अमलेंदु जी, क्योंकि यहां से देश की राजनीतिक प्रक्रिया जो है, चुनावी प्रक्रिया, वो कहीं ना कहीं और इसको हम मजबूत होते हुए देखेंगे अगर ये फैसला एडीआर की याचिका के हिसाब से जाता है तो। निश्चित तौर पर राजीव जी, और जो याचिका जिस तरीके से दाखिल की गई उस याचिका के आधार पर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछना शुरू किए, उससे ये एक उम्मीद बनती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे उसके जवाब जो थे वो जिस तरीके से आए तो वो डाउट्स को और ज़्यादा बढ़ाने वाले थे। मतलब मशीनों को लेकर के जो संदेह हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने वाले थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जो था इस पर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य व्यक्त किया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी आकर के जो बता रहे हैं मशीनों के बारे में वो तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए वो संदेहास्पद है। और उस पर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित जो था माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हुआ था। इसका मतलब राजीव जी कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ निश्चित तौर पे हो, जैसा कि प्रशांत भूषण ने कहा भी था कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पे जो थे वो सवाल उठाए थे, तो ये कुल मिलाकर के जो मामला है वो ये है कि इन मशीनों पर काफ़ी ज़्यादा संदेह है। और इन मशीनों के संदेह, मतलब मशीनों पर संदेह की वजह से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, चुनावी प्रक्रिया जो है, उसके ऊपर संदेह बढ़ जाता है। और ये संदेह नहीं होना चाहिए, चूँकि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, खासतौर से चुनाव को संचालित कर रही संस्था, उसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यही विश्वास नहीं बना रहेगा तो लोकतंत्र का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा राजीव जी। तो इसीलिए लगता ये है कि जो आएगा फैसला वो भी उसी को लेकर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2 दिनों तक मैराथन बहस के बाद आज फैसले की घड़ी। लेकिन फैसला सुनाने से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे पास कुछ प्रश्न है। आज ये फैसला सुनाने के लिए लिस्ट किया गया है। ये मैटर जो है एनलिस्टेड है, सूचीबद्ध है, क्योंकि आज हमें फैसला सुनाना है, दिशा निर्देश देना है। लेकिन उससे पहले हमारे सामने कुछ सवाल हैं। उन सवालों का जवाब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं। मामला निर्देशों के लिए सूचीबद्ध है। हमारे कुछ प्रश्न थे, इसीलिए ये प्रश्न भी यहां हम पूछना चाहते हैं। यहां कहा जा रहा है थोड़ी देर में आएगा ईवीएम वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला। इस फैसले की घड़ी और इसका इंतजार हमको, आपको, हम सबको है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आज के लिए। और चुनाव आयोग पर क्या यहां पर लगाम कसते हुए दिखेगा, क्या यहां से चुनाव की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन हम देखेंगे, क्योंकि इतने सारे सवाल किए गए हैं। इन सवालों में जो जवाब आए वो जवाब कहीं ना कहीं ऐसे थे जहां देश की जनता को शक की, जो देश की जनता का जो शक है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। जैसे लैपटॉप से आप इसको जोड़ रहे हैं, आप डाटा केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना ही कहीं सुरक्षित उस ढंग से रख रहे हैं कि कोई और नहीं इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि कहा जा रहा है सुरक्षित तो हम रख रहे हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये साफ साफ कहा जा रहा है। सवाल ये भी पूछे गए कि आखिर कोई अगर यहां किसी तरह का क्राइम करते हुए नजर आता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, वो भी कमजोर प्रावधान है, उसमें मजबूती क्यों नहीं है। स्ट्रांग रूम को कितना सुरक्षित है, कितना % आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी कैमरे का, वो भी 50% ही इस्तेमाल होता है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को कैसे दूर किया जाए, इन सब को लेकर भी बहुत सारे सवाल, उन सवालों का जवाब नहीं। तो बहुत कुछ यहां है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये मामला वहां तक पहुंचता है जहां पे अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, ये है कि जस्टिस खन्ना ने पूछा है कि हम सिर्फ 3-4 स्पष्टीकरण चाहते हैं। पहला ये कि तथ्यात्मक रूप से हमें सही होना चाहिए, मतलब हमें सही कीजिए, उन्होंने कहा है। मतलब इसका मतलब चुनाव आयोग से सवाल है। उन्होंने तो ये कहा कि एक तो ये कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो
कंट्रोलिंग यूनिट में लगा होता है या वीवीपैट मशीन में, पहले ये स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा संकेत प्रतीत होता है कि ये धारणा है कि माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोल यूनिट है उसमें लगा हुआ है। हमें बताया गया कि वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी होती है। इसका मतलब 3 डाउट्स राजीव जी यहाँ पे आ गए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते थे कि वह ये कि जो माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है क्या वह एक बार प्रोग्राम करने योग्य है, पुष्टि करें इसकी कि या वो एक बार करने लोगे या उसको बार बार जो है प्रोग्राम इस पर किया जा सकता है। तीसरी बात ये कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट्स का जो संदर्भ ले रहे हैं तो उनमें से कितनी जो है आपके पास उपलब्ध हैं, यानी जो सिंबल लोड किया जाता है जिस यूनिट से, वो यूनिट आपके पास कितनी है, ये डाउट्स उन्होंने किए। इसका मतलब राजीव जी इन डाउट्स के आधार पर ही कोई फैसला आएगा। ये डाउट्स ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी बार बार जो थे वो पूछे थे और इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट्स थे कि ये डाटा जो अपलोड किया था ये कहाँ से है, कैसे जुड़ा हुआ है, मेमोरी कहाँ है और इसको कौन कंट्रोल करता है। इसी पे लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई होती है तो इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ 3-4 डाउट्स है, 3-4 प्रश्न है, उसका स्पष्टीकरण चाहिए। जस्टिस खन्ना यहाँ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ, आप देख भी रहे होंगे, कह रहे हैं हम सिर्फ 3-4 स्पष्टीकरण चाहते हैं, तथ्यात्मक रूप से हमें सही करना चाहिए, सही जवाब मिलना चाहिए। पहला ये, एक तो ये कि माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोलिंग यूनिट में लगा हुआ है। आप जानते हैं 3 यूनिट है, एक ईबीएम है, कंट्रोलिंग यूनिट है और कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं, और तीसरा जो है वो वीवीपैट है। ईबीएम और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है और यहां पूछ रहे हैं कि क्या ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कंट्रोलिंग यूनिट में लगा है, वीवीपैट में लगा, किस में लगा है ये बताइए। ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट में है और हमें लेकिन बताया गया है कि वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी होती है कि और उस दिन आप याद कीजिए कि वीवीपैट में 4 मेगाबाइट की फ्लैश यूनिट होती है, ये बताया गया था। तो एक तो ये सवाल है, ये जो पूछ रहे हैं यहाँ पे जस्टिस खन्ना। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो क्या एक बार ही प्रोग्राम करने के योग्य है, इसमें एक ही बार प्रोग्रामिंग होती है या माइक्रो कंट्रोलर को में बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात यह कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट्स का रेफरेंस लेते हैं, यानी ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट, उसमें से कितना उपलब्ध है, यानी हाउ मेनी ऑफ देम आर अवेलेबल, इसमें से कितने अवेलेबल हैं, कितने उपलब्ध हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम सिंबल को भी अपलोड करते हैं, तो कहां अपलोड करते हैं? सिंबल आप दिखाते यहां हैं ईवीएम में, कंट्रोलिंग यूनिट वहां है, यहां से उसको जोड़ते हैं, कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट को भी जोड़ते हैं, यानी पूरा का पूरा ये जो मशीन है। एक जो अमलेंदु जी जो बात यहां सामने आई है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक शक की सुई कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को ही आप लैपटॉप से जोड़ते हैं, उस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और यह सवाल यहां पूछा जा रहा है। 3-4 स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथी बात उन्होंने ये पूछी है कि हमको ये बताया गया कि चुनाव याचिका की सीमा चूंकि 30 दिन होती है तो इसलिए डेटा को सिर्फ 45 दिन तक ही संग्रहित किया जाता है, यानी सिर्फ डेटा जो है 45 दिन तक रखा जाता है। लेकिन आरपी अधिनियम के अनुसार सीमा अवधि जो है वो 45 दिन है, तो फिर भंडारण की अवधि उसके अनुसार बढ़ानी हुई। यानी राजीव जी अभी तक जो था वो 45 दिन तक रखा जाता था, चूंकि 30 दिन की बताया गया कि अवधि होती है, जबकि आरपी एक्ट जो है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है कि जो आरपी एक्ट है उसके अनुसार सीमा अवधि जो है 45 दिन है। इसका मतलब कि आपको इसको डाटा को सुरक्षित रखने की अवधि जो है वो बढ़ानी होगी। तो ये एक चीज़ तो राजीव जी स्पष्ट है कि अवधि बढ़ाई जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या केवल कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है और वीवीपैट को अलग रखा जाता है, इस पर भी स्पष्टीकरण चाहिए। यानी कंट्रोल यूनिट ही सील की जाती है, वीवीपैट भी सील की जाती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, क्योंकि होता यह है कि जो अब तक सूचना है वो ये है कि शायद केवल कंट्रोल यूनिट जो है उसको सील किया जाता है, वीवीपैट को शायद सील नहीं किया जाता है। अब ये सवाल उठा है कि अगर आपने वीवीपैट को सील नहीं किया तो गड़बड़ियाँ वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को लेकर भी हो सकती हैं। अगर आपने केवल उसको सील किया है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट के बारे में आ चुका कि इसको अगर चाहे जो अफसर जो बैठा हुआ है वो उसको हैंडल कर सकता है, तो उसको सजा का क्या प्रावधान है, ये बहुत से हैं। इस पर जो संतोष खन्ना जी, एडवोकेट संतोष खन्ना, संतोष पाल जो हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि एक सोर्स कोड है जिसका खुलासा नहीं किया गया है। हाँ। ये एडवोकेट संतोष पाल जो हैं वो इनकी तरफ से हैं, एडीआर की तरफ से हैं, मतलब प्रशांत भूषण की टीम में हैं, और वो कह रहे हैं कि एक सोर्स कोड है, देयर इज ए सोर्स कोड ईवीएम के लिए सोर्स कोड है, देयर इज ए सोर्स कोड फॉर ईवीएम, जिसका खुलासा नहीं किया गया है, इसका खुलासा होना चाहिए। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि
सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसका खुलासा हुआ तो उसका दुरुपयोग होगा, इसका खुलासा कदापि नहीं किया जाना चाहिए, कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। यहां कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सोर्स कोड ये होता है ईवीएम के लिए, जो एक प्रोग्रामिंग डाटा प्रोग्रामिंग होती है, वो किस कोड पे प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे अलग अलग अमलेंदु जी जो हम देखते हैं वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, कुछ और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, तो उसका एक सोर्स कोड होता है। वो किस सोर्स कोड के जरिए आप इस सॉफ्टवेयर को डेवलप आपने किया है। तो ईवीएम का सोर्स कोड क्या है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं संतोष पॉल जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। तो यहां पे जस्टिस खन्ना साफ साफ कह रहे हैं कि इसका खुलासा, सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जाना चाहिए। ये इन्होंने तपाक से काट दिया है जस्टिस खन्ना ने इस सवाल को। लेकिन राजीव जी, सवाल सोर्स कोड को लेकर के यही है कि सोर्स कोड जिस व्यक्ति के पास है, इसका मतलब वो उसमें कुछ भी हेरफेर कर सकता है, कहीं भी बैठ कर यूज कर सकता है। मसला तो यही है कि सोर्स कोड आखिर है किसके पास, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो डाटा आकर के फीड करते हैं वो बाहर के लोग होते हैं एक तरीके से। मतलब वो चुनाव आयोग के लोग नहीं है जो डाटा फीड करते हैं, वो प्राइवेट एजेंसियों के लोग होते हैं, वो करते हैं। तो अब इसी पे बहस मुझे लगता है कि थोड़ा आगे होगी, और 2 बजे जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारी आएंगे, वो आकर के बताएंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुल मिला के राजीव जी संदेह इस सोर्स कोड को लेकर के भी, तो यानी संदेह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो जस्टिस खन्ना ने फिर उठा दी हैं कि बहुत सारे संदेह हैं राजीव जी। अब इन संदेह को लेकर के बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हो यह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम वीवीपैट को लेकर आज डायरेक्टिव के लिए, दिशा निर्देश के लिए आज सूचीबद्ध किया गया। 10:30 बजे से 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हो गई, और इसमें जस्टिस खन्ना ने सीधे सीधे कहा, 2 जजों की बेंच है, आप जानते हैं जस्टिस खन्ना है और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। इन दोनों जजों की बेंच ने साफ साफ कहा कि हमारे सामने 3-4 क्वेरी है, इन 3-4 क्वेरी का हम जवाब चाहते हैं, यानी 3-4 प्रश्न हैं, इन 3-4 प्रश्नों का हम जवाब चाहते हैं। पहला प्रश्न यह है कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट की बात हुई है। माइक्रो कंट्रोलर जो है, एक छोटा सा चिप, वो किस में लगाया जाता है? क्या वो कंट्रोलिंग यूनिट में लगाया जाता है? जैसे कंट्रोल यूनिट जो है ये ईवीएम को और वीवीपैट को जोड़ने वाली यूनिट है, उसमें जो एक छोटी सी मशीन है उसमें लगाया जाता है, या ईवीएम में लगाया जाता है, या वीवीपैट में लगाया जाता है। दूसरी बात कि जो सिंबल अलॉट करते हैं उसके लिए जो डाटा है वो कहां लगाते हैं, वो उसे क्या हम इधर लगाते हैं, यानी वीवीपैट में, ईवीएम में लगाते हैं क्योंकि सिंबल ईवीएम में होता है, या उसको भी कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं? ये सवाल पूछा गया। सवाल ये भी पूछा गया कि जो इलेक्शन की जो सीमा है, यानी इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होने के बाद आप फिर से उस पर किसी तरह का क्लेम करते हैं तो उसके लिए 30 दिन है। तो 30 दिन की जगह, लेकिन आपने बताया था कि 45 दिन ही हम डाटा को सुरक्षित रखते हैं। तो क्या इस डाटा को सुरक्षित और भी आगे बढ़ाया जा सकता है आरपी एक्ट के तहत? ये भी बताया गया यहां पे। और उसके अलावा यह भी कहा गया, जो इंपॉर्टेंट बात, कि यहां एडवोकेट की तरफ से पूछा गया कि ये सोर्स कोड जो है इसको क्यों छुपाया गया है, सोर्स कोड के बारे में क्यों नहीं बताया गया है? तो साफ साफ वहां पर जज ने कहा, जस्टिस खन्ना ने कहा कि सोर्स कोड तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जिस इंसान ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, जिसके पास ये सोर्स कोड है, वो अगर सोर्स कोड का इस्तेमाल किसी भी रूप में करके और उसको हैक करके, इसका मतलब है अब वो हैक भी हो सकता है। बिल्कुल राजीव, सोर्स कोड का मतलब ये है कि हैक हो जाएगा। सोर्स कोड जिसके पास है वो करेगा। और दूसरी बात यही राजीव जी कि जो मशीनें, जो कंपनियां बना रही हैं, उनके डायरेक्टर्स भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये एक रिटायर्ड अफसर हैं, IAS अफसर। उन्होंने जो था बाकायदा चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि इसमें जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो इसके डायरेक्टर्स हैं। इसका मतलब राजीव जी वो सोर्स कोड भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी उसमें हैं, इसी IL और BL में, BL में, इसका मतलब उनके पास वो सोर्स कोड हो सकता है। तो ये तो बहुत संदेह की चीज़ होगी। सोर्स कोड राजीव जी क्या है कि जैसे कोई वेबसाइट बनती है, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, उसका एक सोर्स कोड होता है। वो सोर्स कोड जिसने उसको डेवलप किया उसके पास है, मतलब डेवलपर के पास वो सोर्स कोड है। वो डेवलपर वहीं से बैठे बैठे आप उसमें सब जो है चेंजेस करता रहता है। हमको दिखाना है कि ये लाल रंग की ऊपर पट्टी आ रही है, ये हरी हो जाए, वो वहीं से जो है एक क्लिक में जो है चेंज कर देगा। इसी तरीके से ये सोर्स कोड है इन मशीनों का। वो चाहेगा एक क्लिक में कि आपको बीजेपी का वोट कांग्रेस को दिखाना है तो वो एक क्लिक में हो जाएगा, कांग्रेस का वोट बीजेपी को दिखाना है वो एक क्लिक में कर देगा। तो ये जो सोर्स कोड है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर चीज़ है। तो इस पर यह बात होनी चाहिए कि ये सोर्स कोड आखिर किसके पास है? वो चुनाव आयोग के लोग हैं उनके पास है, या वो कोई निजी लोग हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी आखिर किसके पास है? क्योंकि राजीव जी जिस तरीके से कुरुक्षेत्र का मसला आया था, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले, जिस तरीके से वहाँ आम आदमी पार्टी ने परमिशन मांगी और चुनाव आयोग की वेबसाइट
वेबसाइट पर भद्दी गाली लिख करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर ये बताया गया सब वो तो उस पर ठेके पे कर्मचारी थे वो जिन्होंने उसको किया। इसका मतलब आप ठेके पे कर्मचारी रख रहे हैं तो इसका ठेके के कर्मचारी जो हैं उनके पास भी सोर्स कोड है क्या? जो डाटा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो ठेके के कर्मचारी हैं, तो उनकी फिर क्या विश्वसनीयता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? और उसके बारे में बताया गया, चुनाव आयोग ने बताया कि जिम्मेदारी किसी की कुछ नहीं है, और जिम्मेदारी जो है मतलब इसमें कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यही मामला जो लोग लगातार बार बार पूछ रहे हैं कि भाई जो अनिल मसीह जो है, जो जिसने गड़बड़ किया वहाँ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बैलेट पेपर्स में, उसको सजा क्यों नहीं हुई? तो सजा इसीलिए नहीं कि चूंकि सजा का प्रावधान ही नहीं कुछ गड़बड़ी करने का, जी माफी मांग के छूट गया। तो इसलिए कोई भी अगर गड़बड़ी करता है तो माफी मांग के छूट जाएगा और सजा नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे गंभीर डाउट्स जो है, गंभीर सवाल जो है वो जस्टिस खन्ना ने उठाए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। इनके जवाब चुनाव की तरफ से आएंगे राजीव जी, और उसके बाद कोई जो है वो फैसला मुझे लगता है कि आएगा। और जो जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल हैं, उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट में आकर के सीधे सीधे ठीक ठीक जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। जिस तरीके से पिछली तिथि पे, पिछली सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट में आकर के चुनाव आयोग के अधिकारी ने सच बोला था, उसी तरीके से आज भी गीता की शपथ खा करके सच और सच के सिवा कुछ नहीं कहना होगा राजीव जी। तब सारा सच जो है वो देश के सामने मशीनों का आ जाएगा। बिल्कुल मशीनों पे। और लेकिन जो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सोर्स कोड की बात क्यों इस पर अचानक जो प्रतिक्रिया आई, ये क्यों आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी, कि ये प्रतिक्रिया क्यों आई कोर्ट की तरफ से, माननीय जज की तरफ से, कि संजीव खन्ना जो जस्टिस हैं उनकी तरफ से, कि सोर्स कोड तो बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सोर्स कोड नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ से क्या परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब सवाल जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3-4 सवाल ये पूछना चाह रहे थे। 3-4 सवालों में एक जो माइक्रो चिप्स की बात है ये भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोचिप्स आप कहां लगाते हैं, किस यूनिट में लगाते हैं। इन सवालों का जवाब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी को देना है। लेकिन ये जो सवाल हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि 8 घंटे की मैराथन बहस के बाद कुछ सवाल लेकर अगर कोर्ट आता है, और उसमें से कुछ सवाल ऐसे भी जो उठाए जाते हैं एडीआर की तरफ से, एडवोकेट्स चाहे वो प्रशांत भूषण हो या संतोष पाल हो या संजय हेगड़े हो, इन सब की तरफ से, या निजाम पाशा हो, इन सब की तरफ से जो उठाए जाते हैं सवाल, उनको काटते हुए भी नजर आते हैं जस्टिस खन्ना। तो एक बड़ा एक हेजी टाइप का मामला ये दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये फैसला किस दिशा में जा रहा है। ये फैसला क्या एक मील का पत्थर साबित होगा, एक ऐसी डायरेक्टिव, ऐसा फैसला आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि 100% काउंटिंग होगी, जिसमें यह भी कहा जाएगा कि नहीं इसकी सुरक्षा की गारंटी कहाँ है, इसमें चिप और जितनी चीज़ें लगी हुई हैं वो सब आप कोर्ट में बताइए या कुछ और दीजिए कि कहां से हो रहा है। EICL और BEL ये 2 कंपनियां जो सरकारी आधिपत्य की कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं वो भाजपा के हैं और भाजपा के सदस्य हैं। क्या ये दोनों अधिकारी मिलकर आने वाले इन दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं ये लोग कहीं गड़बड़ी नहीं कर सकते? शक की सुई आखिर क्यों जाती है? क्यों आखिर कह रहे हैं सभी कि इसके जब भाजपा के डायरेक्टर्स ही, मतलब इसके डायरेक्टर्स ही भाजपा के मेंबर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, तो फिर यहाँ गड़बड़ तो हो ही सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है राजीव जी। अभी त्रिपुरा में जो हुआ है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा खत लिख करके मतदान को निरस्त करने और फिर से चुनाव कराने की मांग की है। चूंकि मतदान के 72 घंटे बाद जो ग्रीन असेंबली है उसमें 100% से अधिक का मतदान हो गया है त्रिपुरा में। इसका मतलब मशीनों में कुछ गड़बड़ थी तभी तो 100% से ज़्यादा हो गया, वरना 100% से ज़्यादा कैसे हो जाता मतदान? ये CPM ने अभी अब लिख करके दिया है चुनाव आयोग को कि प्रथम चरण में जो थी वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 100% से अधिक जो है वो हो गया मतदान। तो ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता है राजीव जी, क्योंकि वास्तविक मतदान जो है और आधिकारिक आंकड़ों के बीच बेमेल होने का आरोप जो है ये CPM ने लगाया है चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कि जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जो पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है उसकी 3 विधानसभा क्षेत्रों में 100% से ज़्यादा मतदान जो है वो आया है, मतलब 72 घंटे के बाद। तो राजीव जी जो सवाल उठाया था 17A और 17C के मिलान का, जो जस्टिस खन्ना ने ही उठाया था पिछली सुनवाई में कि 17A और 17C में मिलान किस तरीके से होता है, तो ये बताया गया कि 17A और 17C में मिलान नहीं होता है। यह भी स्वीकार किया गया कि 2019 में ऐप में गड़बड़ी थी,
जो वोटर टर्नआउट बताता है, ये भी चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि उसमें जो थी वो गड़बड़ी थी पिछले उसमें 2019 के में। तो अब भी ये इसका मतलब राजीव जी बहुत से संदेह जो जस्टिस खन्ना कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और इसको भी मुझे लगता है ये खबर जो है कि सीपीएम ने चुनाव आयोग को लिख करके मांग की है कि 72 घंटे के बाद जो है 100% से ज़्यादा मतदान जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो गंभीर मतदान है। 19 अप्रैल को वहाँ मतदान हुआ था, और जितेंद्र चौधरी जो वहाँ के सचिव हैं सीपीएम के त्रिपुरा के, उन्होंने जो है इसका मतदान का आंकड़ा दिया है और बताया है कि मतलब मजलिसपुर खंड के भाग 44, ख्योरपुर खंड के भाग 25 और 44, मोहनपुर खंड के भाग 48 में मतदान हुआ, और क्रमशः 105.30%, 100.1% और 109.9% दर्ज किया गया। यानी राजीव जी 105% से लेकर के 110% तक जो है वो मतदान हो गया। तो ये कैसे हुआ? जबकि जो मनिंदर सिंह जो थे वो चुनाव आयोग के वकील जो जिस समय सुनवाई में थे, उस समय सवाल किया गया था तो कि कोई गड़बड़ी है केरल के को लेकर के सवाल किया गया था, तो उन्होंने बताया था कि केवल एक मामले में हुआ था, और उस मामले में ये हुआ था कि उसमें मॉक पोल का डाटा जो था वो डिलीट नहीं किया गया था। तो क्या सब जगह राजीव जी यही हो रहा है कि मॉक पोल का डाटा डिलीट नहीं किया जा रहा है और इस तरीके से गड़बड़ियाँ हो रही हैं? 100% से ज़्यादा मतदान का मतलब यही है ना, मतलब यही है, मतलब तो यही है कि मॉक पोलिंग हुई या पहले से उसमें डाटा इतना फीड कर दिया गया और उसके बाद बाकी लोग आ गए। अगर वहां पे 1000 मतदान होना, 1000 लोगों को वोट डालना है और पहले से उसमें 200 वोट डाले गए हैं और वहां आ गए 900 लोग, तो 1100 वोटिंग हो गई। वोटिंग होनी है 1000 की, 100 वोट ज्यादा हो गए, यही बात तो कही जा रही है और इसी की तरफ तो इशारा था। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर चुका है कि एक बार हमारी गलती हुई थी और जिसे हमने सुधार लिया था। ये बहुत सारी ऐसी चीजें और अभी आ रही, अभी की खबर है, अभी तत्काल आप ये खबर बता रहे हैं अमलेंदु जी कि त्रिपुरा में ये घटना घटी है और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है सीपीएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो ये बहुत बड़ी घटना है और यही सारी चीजें इसी तरफ तो इशारा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सच बताऊं अमलेंदु जी, कि जो अब सोर्स कोड की बात है, मेरी सुई वहां बार बार अटक जा रही है, इसलिए कि संतोष पॉल, प्रशांत भूषण की टीम के सीनियर वकील, वो बोल रहे हैं कि सोर्स कोड भी नहीं बताया गया है कि कौन सी प्रोग्रामिंग है, उसका सोर्स कोड क्या है। मेन सब कुछ यही होता है दोस्तों, हम और आप जिस टेक्नोलॉजी के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए आप तक हम पहुंच रहे हैं, ये इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसकी भी प्रोग्रामिंग है, इसका भी कहीं सोर्स कोड है, इसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक किया जाता है। और लेकिन ये जिसके पास है वो जब चाहे तब इसको ठीक कर सकता है और जब चाहे तब इसको खराब कर सकता है। वो वहां सोर्स कोड में अगर आज की तारीख अगर 24 है तो उसको चाहे तो वो 21 कर सकता है, आंकड़ों के साथ हेर फेर कर सकता है, सिंबल के साथ हेर फेर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सपोज एक चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड मेरा पढ़ाई में रहा है, उस हिसाब से भी मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों को जितना समझता हूँ उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट पड़े अगर 1000 में से 600 और बीजेपी को वोट पड़े 400, लेकिन जहां बीजेपी लिखा है वहां हमने कांग्रेस कर दिया, जहां कांग्रेस लिखा है वहां हमने बीजेपी कर दिया, तो बीजेपी के वोट हो जाएंगे 600। भाई सिंपल से शब्दों में आप एक स्लेट पे लिखिए बीजेपी 400 और कांग्रेस 600 और मिटाइए ऊपर बीजेपी, वहां पे लिख दीजिए कांग्रेस और कांग्रेस की जगह पे लिख दीजिए बीजेपी, हो गया उल्टा। सोर्स कोड में ये तो कर ही सकते, नॉर्मल सॉफ्टवेयर, बहुत आसान शब्दों में कह रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में कह रहा हूं, ये तो हो ही सकता है। और इस पर आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत आपत्ति जताई, कही कि सोर्स कोड नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सोर्स कोड नहीं देते हैं लोग। आप भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाइए तो वो आपसे पैसा लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं देता है। हालांकि ले लेना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं किसी प्राइवेट फर्म से, तो ये याद रखिए कि उससे सोर्स कोड मांगिए कि किस सोर्स कोड पे आपने बनाया है, ताकि कल को आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है और उसको और अच्छे से डेवलप करवाना है तो किसी और को दे सकते हैं वो सोर्स कोड, और उसको पता चलेगा कि किस पे ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है, किस सॉफ्टवेयर पे डेवलप हुआ है, प्रोग्रामिंग का
थीम क्या है और उस हिसाब से होगा। तो 3-4 जो सवाल यहाँ पूछे गए हैं जस्टिस खन्ना की तरफ से, उसमें सोर्स कोड नहीं है, लेकिन ये सोर्स कोड की बात यहाँ उठाई गई जस्टिस संतोष एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल की तरफ से। उसको काट दिया, नकार दिया जस्टिस खन्ना ने। लेकिन जस्टिस खन्ना ने जो सवाल और पूछे हैं माइक्रोचिप के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि आप डेटा को 45 दिन तक ही सुरक्षित रखते हैं, ये डेटा आगे भी सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। और सिंबल यूनिट का रेफरेंस का मतलब क्या है, सिंबल कैसे उसमें आप डालते हैं, ये भी है अमलेंदु जी कि सिंबल डालते कैसे हैं उसमें, ये सवाल भी पूछा गया है। क्या कुछ कहेंगे, यहां से आपको क्या दिखता है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, अब जो दिख रहा है, जो जिस तरीके से जस्टिस खन्ना सवाल कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको संदेह जो है इस पूरी प्रक्रिया पे हो चुके हैं। क्योंकि ये नए सवाल निकल करके आए हैं राजीव जी, इसकी तो हम लोगों ने भी एक तरीके से कहा जाए कि वो विचार नहीं किया था कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जस्टिस खन्ना ने जो संदेह इस पर व्यक्त किए हैं, जो अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये तमाम बातें जो थी वो उसी दिन राजीव जी निकल करके आई थी। और जस्टिस खन्ना ने ही एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग के अधिकारी से सब कुछ उगलवाया था कि मशीनों में होता आखिर क्या क्या है। और देश के सामने बहुत सारे जो थे वो चीज़ें सामने खुल करके आ गई कि मशीनों में क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ जो है वो गड़बड़ियों की आशंकाएं हैं और जहां से आदमी उसमें एक तरीके से घुस सकता है, जहां से मतलब मशीनें हैक की जा सकती हैं। साधारण भाषा में ये कहिए कि वो कौन कौन से जगह हो सकती हैं और इसको कौन कौन कर सकता है, ये भी बात आ गई कि यानी जो रिटर्निंग अफसर है और जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो अगर चाहे तो इसको कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, वो बात अलग की है। करता नहीं है, बंधा हुआ है, और कर भी ले तो किसी को क्या मालूम राजीव जी कि किसने कर लिया क्या नहीं कर लिया। चूंकि उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो इसलिए मन में आएगा तो कर भी सकता है। अगर वो किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए तो वो कर भी सकता है। दूसरा, सोर्स कोड जिसके पास है वो सोर्स कोड के तहत भी बहुत कुछ कर सकता है। आपको यहाँ कुछ दिखता रहेगा लेकिन वहाँ जाकर के डाटा जो कुछ और फीड होता रहेगा, यानी स्क्रीन पे कुछ और आएगा, डाटा जो है वो वहाँ फीड जो हो रहा है वो कुछ और होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियों वाली हैं और जस्टिस खन्ना ने इसी को लेकर के स्पष्टीकरण मांगे हैं। और जिसको आकर के चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो आकर के इस पे जो स्पष्टीकरण देंगे। अब वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं राजीव जी, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि उनके स्पष्टीकरण से और भी बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी। हालांकि जैसे पिछली बार उन्होंने आकर के सच कहा था, सच के सिवा कुछ नहीं कहा था, तो अब भी आकर के उनको सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग आकर के सच बोलेगा। चूँकि उस अधिकारी के सुप्रीम कोर्ट में बोलने के बाद राजीव जी जो वकील थे चुनाव आयोग के मनिंदर सिंह, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए वो तनाव में थे या कहिए उत्साह में थे, जो भी कह लीजिए। और वो कह रहे थे कि अब जो इसको रद्द कर दिया जाए, इसको याचिका को खारिज कर दिया जाए और बहुत ज़बरदस्त जुर्माना जो लगा दिया जाए और आगे से भी कोई जो है इस याचिका को लेकर के नहीं आने पाए, ये व्यवस्था कर दी जाए। मतलब वो चाहते थे सब कुछ खत्म कर दिया जाए, उस पर आगे कोई सुनवाई हो ही नहीं। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से सुनवाई हुई और जो सवाल निकल करके आए और फिर आज जिस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना ने जो सवाल पूछे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां ज़्यादा हैं और जिसकी तब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी जस्टिस खन्ना ने कि 45 दिन का आपने कहा कि हम 45 दिन तक रखते हैं, भंडारण करते हैं, जितने ईवीएम हैं इनको 45 दिन तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करते। मतलब जो आया है फीड है, जिन लोगों ने वोटिंग की उसको हम 45 दिन तक रखते हैं। और लेकिन आपको और आपने ये बताया था, चुनाव आयोग को इन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि आपने ये बताया था कि 30 दिन की अवधि है याचिका देने की, पिटीशन देने की, कि आपको इलेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी है तो 30 दिन। इन्होंने कहा कि नहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को हमने देखा तो उसमें साफ साफ है कि कोई भी कंप्लेन दर्ज करा सकता है अपने चुनाव के बारे में। जो प्रतिनिधि है जिसने चुनाव लड़ा है, सपोज कोई हार गया अमलेंदु जी और वो चाहता है, या जीत भी गया लेकिन वो उसको लगता है कि नहीं मेरे जीत का अंतर और ज्यादा होना चाहिए था किसी भी रूप में, और एक जनता भी चाहे तो उसमें कोई पिटीशन देना चाहे तब भी, तो ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके तहत इसको 45 दिन कहा गया है। आपने 30 दिन बताया, मतलब गुमराह किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 दिन, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ये अवधि जो है लिख रहे हैं कि जब हमने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को देखा तो चुनाव सीमा याचिका की सीमा जो है वो 45 दिन की है।
जब 45 दिन की है तो उससे आप भंडारण की अवधि को उससे आपको आगे रखना चाहिए था। आप 45 दिन में इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद 46वें दिन हम इसको, हमारे पास डाटा रहता ही नहीं है। तो ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए राजीव जी कि 45 दिन, मतलब मान लीजिए 30 दिन का आपने 45 में डिस्टर्ब कर दिया किसी व्यक्ति ने याचिका जाकर के दायर की, उसके 45 दिन का समय है उसके पास, है ना, आपने उठा के 45 दिन पे डाटा डिलीट कर दिया। वो व्यक्ति गया जाकर के, उसने 44वें दिन जाकर के अपनी याचिका दायर की, उस पर हुआ नोटिस इशू। मालूम पड़ा कि वो नोटिस रिटर्निंग अफसर के पास आने में उसे 10 दिन का समय लग गया। जब तक वो नोटिस आएगा मालूम पड़ा आप तो डाटा डिलीट कर चुके हैं, डाटा है ही नहीं आपके पास। इसका मतलब कि गड़बड़ियाँ जो है वो आपने एक तरीके से कहा जाए वो छिपा ली सारी, आपने सबूत नष्ट कर दिए। तो ये जो प्रश्न उठाया जस्टिस खन्ना ने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजीव जी। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के भी आ जाएगा कि ये जो है कम से कम 6 महीने आपको रखना है डाटा। मुझे लगता है शायद इस पे ये आदेश तो आ ही सकता है कम से बिल्कुल बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, हालांकि इसमें कई बार संशोधन होते गए, आगे भी संशोधन हुआ है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो आया 1951 में आया, जन प्रतिनिधित्व कानून जो है वो, और इसके तहत साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी याचिका लगाना चाहता है चुनाव से रिलेटेड, तो वो चुनाव की घोषणा यानी रिजल्ट के होने के 45 दिन बाद तक लगा सकता है, उसमें कहा गया है। और यही यहां जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखा तो उसमें लिखा हुआ है 45 दिन, लेकिन आपने बताया है 30 दिन, और 45वें दिन आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, डेटा को खत्म कर दे रहे हैं, ईवीएम से बाहर निकाल दे रहे हैं, ईवीएम कहीं और भेज दे रहे हैं कुछ और काम के लिए, यानी अगले वोटिंग के लिए। जब आप ये कर रहे हैं तो इस अवधि को बढ़ाना चाहिए। आप 45 दिन की बात कर रहे हैं तो ये 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, अब कितने दिनों तक रखने की बात आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही डायरेक्टिव आता है, फैसला आता है, दिशा निर्देश आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही जगह पे यहाँ जो कहें तो अपनी बात रखी है और सही बात पकड़ी है कह सकते हैं। और फिर माइक्रोचिप की बात भी यहाँ है कि माइक्रोचिप आखिर कहाँ लगाई जाती है, क्या वो कंट्रोल यूनिट में लगाई जाती है, क्या उसे वीवीपैट में लगाया जाता है। और तीसरी बात, वीवीपैट और माइक्रोचिप को लेकर के वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की बात पूछी गई है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सिंबल अलॉट करते हैं और सिंबल आप ईवीएम में लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। और चौथी बात राजीव जी है कि वो जो चिप लगाई जाती है, वो जो माइक्रो चिप लगाई जाती है, वो एक बार ही प्रोग्रामेबल है कि उसको रिराइट किया जा सकता है, ये भी पूछा है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पूछे हैं, और इसके ऊपर बहुत कुछ राजीव जी मुझे लगता है कि इस देश की चुनावी प्रक्रिया टिकी हुई है। और अगर ये चीज़ आती है राजीव जी तो ये खुल के आ सकता है कि क्या 2019 का जो जनादेश था वो बाकायदा जनता ने दिया था कि मशीनों ने दिया था। इस पर भी ये बहुत सी चीज़ें जो है मतलब संदेह जो बने हुए वो और गहरा सकते हैं कुल मिलाकर के, जिस तरह की सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। जी बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार है तब हम आप तक वो तमाम बातें पहुंचा रहे हैं कि आखिर यहां से क्या कुछ होने जा रहा है। 2 बजे इलेक्शन कमीशन का अधिकारी आकर इस पर अपना जवाब देंगे। और लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। 3-4 सवालों के साथ आज जस्टिस खन्ना आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे सामने 3-4 सवाल हैं, 3-4 प्रश्न हैं, इन 3-4 प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि माइक्रोचिप कहां लगाते हैं, उसको कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं। आप जानते हैं कि 3 चीजें इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में, वोटिंग प्रक्रिया में 3 मशीनें उपयोग होती हैं, इस्तेमाल होता है, जिसमें ईवीएम है, वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में ये माइक्रोचिप आप लगाते हैं, जिस कंट्रोल यूनिट के बारे में पहले बताया गया था। और इसी बहस के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना है कि इसे लैपटॉप से जोड़ा जाता है, उसके जरिए हम इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं। तो एक तो ये कि क्या ये कंट्रोल यूनिट में चिप होता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुझे जहां तक आपने बताया है कि फ्लैश मेमोरी जो है वो वीवीपैट में है, तो क्या ये फ्लैश मेमोरी के साथ साथ ये चिप आप लगाए हुए हैं वीवीपैट में। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि क्या ये जो
सिंबल आप अपलोड कर रहे हैं ईवीएम में, वो उसको किस ढंग से अपलोड कर रहे हैं। और चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि इसे जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो कहता है कि 45 दिन तक याचिका दायर की जा सकती है चुनाव के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद, तो आप फिर इसे 45वें दिन डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं। और आपने मुझे बताया, आपने इसी कोर्ट में बताया कि 30 दिन है पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो 30 दिन कहता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपने ऐसा बताया था, लेकिन हमने देखा आरपी एक्ट को, तो वहां पे ये साफ साफ दिख रहा है कि 45 दिन, साफ साफ लिखा है 45 दिन। तो 45 दिन के आधार पर यह माना जाए, ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस अवधि को, यानी कि पूरे इस मशीन को आगे बढ़ाने रखने के लिए आपको आगे की अवधि बढ़ानी होगी। यानी इससे हो सकता है कि 6 महीने तक रखने का ऑर्डर मिले, 45 दिन की जगह पे 50 दिन, 50 की जगह 60, 60 के जगह पे 180 दिन, 180 दिन मतलब 6 महीना, 180 दिन बढ़ाने का रखने का कहा जाएगा कि आगे और कहा जाएगा, जो भी है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे यहाँ सवाल छोड़ा गया है जस्टिस खन्ना की तरफ से, और इन सवालों का क्या कुछ जवाब आता है वो 2 बजे आएगा। और 2 बजे फिर से कोर्ट, अब कोर्ट जो है इस मसले को कोर्ट ने सुनना बंद कर दिया है अमलेंदु जी। अब कोर्ट इसके बाद दूसरे मसले पे अपना काम कर रहा है, लेकिन इस मसले पे समय मांगा गया कि जो टेक्निकल अधिकारी है, आदमी है, उसको हम बुलाना चाहते हैं। मनिंदर सिंह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि मिलॉर्ड हमें समय चाहिए इन सब पहलुओं पे जवाब देने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जस्टिस खन्ना ने कि 2 बजे दोबारा इस मसले, इन सवालों का जवाब मुझे दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई ऑफिसर आकर इस पर जवाब दे। तो मनिंदर सिंह, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील, उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा यस मिलॉर्ड, हमारा अधिकारी 2 बजे यहां उपस्थित रहेंगे। अभी तक कोर्ट में यह हुआ है। और लेकिन दोस्तों, यहां से क्या कुछ होने जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल आपने सुन लिए। 4 सवालों में से सिर्फ एक बात यहां जो सामने आई, वो ये कहा गया कि सोर्स कोड को भी छुपाया गया है, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी उसे पब्लिक में नहीं बताया गया है। और खासकर इस फोरम पे तो बिल्कुल ही नहीं बताया गया है जहां बहस हो रही है। यहां पर सोर्स कोड का मामला एक आया है। मुझे ये लगता है अमलेंदु जी कि सोर्स कोड को आगे फिर बढ़ाया जाएगा। इस मामले को जो ये पक्ष है ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा कि सोर्स कोड किसके पास है ये तो बताइए आप। यदि आप सोर्स कोड नहीं दे रहे, लेकिन किसके पास है ये तो मालूम पड़ेगा। सोर्स कोड किसके पास है, उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर क्या कानून का शिकंजा है कि वो सोर्स कोड में कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा, सोर्स कोड के लिए वो हैकिंग नहीं कर पाएगा। ये इस चीज़ को लेकर के राजीव जी, इसका मतलब राजीव जी अब मुझे लगता है कि क्या ये इस तरफ भी बढ़ रहा है कि मशीनें हैक होती हैं, वो किस तरीके से हैक होती हैं। क्योंकि चुनाव आयोग लगातार अभी तक कहता है कि मशीनें हैक नहीं हो सकती, बहुत पवित्र हैं, बिल्कुल गाय की तरीके से पवित्र हैं ये मशीनें जो हैं, इनको लू लग सकती है लेकिन ये हैक नहीं हो सकती हैं। अभी तक तो यही कहा जाता था। लेकिन अगर सोर्स कोड है और किसी के पास सोर्स कोड है और वो माइक्रोचिप उसमें लग रही है। लेकिन एक बात और यहाँ मुझे जो अब समझ में आ रही है बात कि ये बहस थोड़ा और बढ़ जाए, आज फैसला ना आए। हाँ, नहीं आएगा राजीव। मुझे ऐसा लगता है अमलेंदु जी कि आज फैसला नहीं आ सकता है, इसलिए क्योंकि जितने सवाल पूछे गए हैं, सोर्स कोड की आप बात कर ही रहे हैं, और जब सोर्स कोड पे भी, क्योंकि इधर का पक्ष, एडीआर का पक्ष, प्रशांत भूषण का पक्ष जो है वो कहेगा, इस पर इंसिस्ट करेगा। हालांकि तपाक से जस्टिस खन्ना ने तुरंत कह दिया कि सोर्स कोड को छिपा के ही रखना चाहिए, उसको तो पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, ये कह दिया। लेकिन जब कहेंगे कि मिलॉर्ड सोर्स कोड के बारे में हमारी क्या बात है, हमारी क्या राय है, इसको जरा आप सुनिए, और अगर सुनने के लिए तैयार हो जाता है कोर्ट तो यहां पर वो तमाम दलीलें दी जाएंगी। और उन दलीलों में कहीं ना कहीं और भी इलेक्शन कमीशन फंसता हुआ नजर आएगा। चुनाव परसों सेकेंड फेज का है, लेकिन उससे पहले देखिए बहस चुनाव की प्रक्रिया पे हो रही है, और ये आज फैसले के लिए एनलिस्ट किया गया है। लेकिन फैसला सुनाने से पहले अगर जज ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 3-4 हमारे सवाल हैं, तो इसका मतलब फैसला अभी पूरा नहीं लिखा गया है। फैसला लिखते समय ये सवाल आए होंगे। जी, फैसला लिखते समय आए होंगे, और उसी में ये डाउट्स हुए होंगे कि ये तो इसमें चीज़ें छूट रही हैं। इसका मतलब राजीव जी फैसला आज नहीं आना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फैसला आज नहीं आएगा, चूंकि ये 2 बजे अगर वो उपस्थित होते हैं और वो आकर के इस पर जवाब देते हैं तो फिर फैसले के लिए आगे फिर मामला आगे आप बढ़ेगा। कैसे फटाफट लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि सारी चीज़ें, इसका मतलब पूरा फैसला आपका इन डाउट्स के ऊपर ही है।
जो सवाल उठाए गए हैं सारा फैसला इन्हीं के ऊपर आना है। और ये महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी, पूरी जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई का निचोड़ मतलब उसमें जो चीज़ें साहब ने निकल करके आई उनमें ये बातें जो है, इसका मतलब यहाँ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा लीपोल्स हैं और इनके ऊपर स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये सारे सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं उठाए हैं कि आप मशीनों को कैसे रखते हैं, किस मशीन को सील करते हैं, कहाँ आप जो है चिप रखते हैं, ये सारे सवाल जो है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब तक कि इनके सही जवाब नहीं आते हैं, और जवाब आने के बाद भी राजीव जी क्या चुनाव आयोग वहाँ आकर के सच बोल रहा है और सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा है, ये भी एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि इसको पैरेलल जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद इसकी कुछ जांच भी करवा सकते हैं कि ये बताया जा रहा है ये सच है कि नहीं है। जैसे एक चीज़ पकड़ ली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप हमको यहाँ आकर के बता रहे हैं कि 30 दिन का समय है, आप डाटा रखते हैं 45 दिन का, जबकि आरपी एक्ट कहता है कि 45 दिन का समय है, तो फिर आप इसको 45 दिन में डाटा आपको क्यों नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये बात आ गई समझ में कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो 45 दिन में आप डाटा नष्ट करके उस गड़बड़ी के सबूत मिटाने की जो आरोप रखते हैं, इसका मतलब वो आरोप लग सकते हैं। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आधार है इन आरोपों के पीछे। तो ये कुल मिलाकर राजीव जिस तरीके से सवाल आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो सवाल उठाए हैं वो सवाल काफ़ी कुछ जो है एक तरीके से कहा जाए वो इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं और उन गड़बड़ियों की तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान चला गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल जो है चुनाव आयोग से पूछे, चुनाव आयोग के अधिकारी आकर के अपना स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद फिर आगे हो सकता है इस पर बहस भी हो, क्योंकि वो जो अपनी बात रखेंगे उसमें फिर सवाल उठेंगे। क्योंकि अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, दूसरे पक्ष के वकील ने तो सिर्फ इतना कहा है, मतलब संतोष पॉल ने, कि भाई सोर्स कोड नहीं बताया गया है। बाकी जो सवाल आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको लेकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी तक जो है वो चुनाव आयोग से नहीं हुई है। तो चुनाव आयोग जब अपनी बात रखेगा तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो बहुत सी और बातें भी निकल करके आएंगी, चुनाव आयोग भी फिर अपनी कुछ दलील दे सकता है। तो कुल मिलाकर के ये आज फैसला मुझे लगता है कि नहीं आएगा। लेकिन राजीव जी आप एक बात समझ सकते हैं कि ये फैसला अगर आज भी नहीं आ रहा है तो दूसरे चरण के लिए भी भाई लोगों की जान जो है वो तोते की, जो राजा की जान तोते में है, तो तोता बहुत तड़प रहा होगा कि फैसला भी नहीं आया है। तो जो कुछ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं शायद वो बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और राजीव जी जिस तरीके से पहले चरण के मतदान के बाद जो है बहुत से लोगों की जो भाषा बोली जो बिगड़ी है उसके पीछे भी समझा जा सकता है कि शायद इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले को रिजर्व रखना जो है ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चुनाव पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये साफ दिखाई देता है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस चुनाव का रिजल्ट आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ जाएगा जिस फैसले का इंतजार सबको है, और 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, ये बताया जा रहा है। यही डिमांड है एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो लगातार चुनाव पर नजरें रखता है, चुनाव में सुधार की गुंजाइश कहां कहां है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाता है, उस पर केस लड़ता है। और उसी पर अब जो बातें बहस हो रही है, और 2 दिन तक लगातार मैराथन बहस के बाद आज फिर से 3-4 सवालों के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट सामने आता है तो यह साफ है कि यहां कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बहुत गहराई के साथ देखा जा रहा है। 2 जजों की पीठ यह भी हो सकता है अमलेंदु जी कि इसको एक सीनियर पीठ के पास, यानी कि बड़े पीठ के पास 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, 5 की जगह 7 ऐसे बेंच के तरफ भी बढ़ा दिया जाए, ये भी हो सकता है। फैसला ये भी आ सकता है कि हम 2 लोगों के बीच ये गंभीर मामला जो है वो उसका जो सुलझाना चाहिए वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसको और भी एक बड़े बेंच की तरफ हम रिकमेंड करते हैं कि बड़ा बेंच इस फैसले को सुने। ये भी हो सकता है। अमलेंदु जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है जी, ये भी हो सकता है कि दोनों जज साहिबान बैठे हैं, जैसे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना, तो दोनों के विचार जो ना मिलते हों और दोनों अलग अलग फैसला दे दें, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर अपने आप वो तीसरी बड़ी बेंच के पास चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा फिर वो, चूँकि अगर कंट्राडिक्शंस होता है। चूँकि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो बीच में 2-3 बार टिप्पणियाँ की हैं राजीव जी पूरी सुनवाई के दौरान, उससे लगता है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जो एक तरीके से वो शायद संतुष्ट नजर आते हैं चुनाव आयोग की दलीलों से, ऐसा प्रतीत होता है। और जस्टिस खन्ना जो लगातार सवाल उठा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के, हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी कई सवाल उठाए बीच बीच में, लेकिन जो कुल मिलाकर के चीज़ें आई उससे लगा जैसे जस्टिस दीपांकर दत्ता जो शायद वो कुछ संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने जिस तरीके से बहुत सारे सवाल उठाए और कुल मिलाकर के सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे, मतलब जो पूरी प्रक्रिया है उसके जो मूल एक तरीके से कहा जाए तत्व जो है उन पर वो सवाल उठाने वाले थे जस्टिस संजीव खन्ना के सवाल। और उससे बहुत सारी चीज़ें देश के सामने खुल करके आई कि इन मशीनों में क्या क्या है और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इनमें कहाँ जो है वो रास्ते हैं
चोर रास्ते हैं जहाँ से कहीं घुसा जा सकता है, ये भी चीज़ें देश के सामने खुल करके आ गई हैं राजीव जी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि इस पर दोनों के बीच कोई सहमति ना हो पाए, या हो सकता है दोनों के बीच सहमति हो जाए कि भाई ठीक है अभी चुनाव चल रहा है तो अभी इतना कर दिया जाए, बाद में जो है इसको और किया जाए, इस तरीके की कोई चीज़ आ सकती है। लेकिन 2-3 चीज़ें राजीव जी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो आ सकती हैं जो मतलब जिस पे दोनों जो है जज साहिबान एक मत हो जाएंगे। एक तो ये कि डाटा आपको 45 दिन से ज़्यादा रखना होगा, मतलब 6 महीने रख सकते हैं, 3 महीने, साल भर, ये एक तो रखना होगा। दूसरा वीवीपैट मशीनों की जो पर्ची गिनने का है, अब उसमें पर्चियों के प्रक्रिया में तो अभी मुझे लगता है कि इसमें नहीं हो सकता कि वो पर्ची कट के गिरे मतदाता के हाथ में दी जाए और उसमें टाइम आए या बार कोड आए, ये सब चीज़ें तो इस चुनाव में कम से कम नहीं हो सकती, ये अगले चुनाव के लिए हो सकती हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आप 100% की गिनती करवा लीजिए, या 50% की गिनती करवा लीजिए, या 75% की गिनती करवा लीजिए। मतलब जो 5 मशीनें अभी तक की गिनती हो रही थी, वो 5 मशीनों से तो वो हर हाल में कई गुना ज़्यादा है कि गिनती का आदेश तो राजीव जी आएगा ही आएगा, चूँकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह हुए हैं। और इस चुनाव को लेकर के ज़्यादा संदेह उत्पन्न ना होने पाए तो कुछ ना कुछ इसको रोकने के लिए ये चीज़ भी एक तो इतना तो कम से कम मिनिमम है ही राजीव जी। बाकी जो हो सकता है कि इसमें सज़ा का प्रावधान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट अभी कह दे कि भाई अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो जो गड़बड़ी करेगा उसको सज़ा जो है वो दी जाएगी, और किस धारा की तहत दी जाएगी या उस पर सरकार कानून बनाए, ये भी कह सकते हैं। फिलहाल सज़ा का प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को घोषित कर दे कि फिलहाल ये सज़ा का प्रावधान रहेगा, या फिर उसको निगरानी जो है वो हाई कोर्ट के किन्हीं जज को दे दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं जजेस को दे दी जाए पूरी प्रक्रिया की। इस तरह की चीज़ें भी मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि चूँकि संदेह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब, और ये संदेह सारे राजीव जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अब ये उठना शुरू हुए हैं। जैसा कि मैं फिर कहूँगा कि प्रशांत भूषण ने भी अपनी बहस के दौरान कहा था कि चूँकि ईवीएम मशीनों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही विश्वास नहीं था, इसीलिए उसमें वीवीपैट मशीनें जोड़ने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अब भी जो जनता की तरफ से या लोगों की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उसकी फंक्शनिंग को लेकर के और उसके प्रोग्रामिंग को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का समर्थन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद उसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट का मिल चुका है, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतने ज़्यादा सवाल जो है स्पष्टीकरण एक तरीके से पूछे गए हैं। और ये कहा गया है कि हमको तथ्यात्मक रूप से, मतलब फैक्ट जो है वो आप हमको आकर के बताइए जो हमारे इसके लेकर के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस को लेकर के फैक्ट्स चुनाव आयोग को रखने होंगे और सच कहना होगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहना होगा। महत्वपूर्ण बात राजीव जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जरा रिकैप करता हूं, अभी तक हुआ क्या। हुआ ये कि एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका लगाई। उस याचिका में ये डिमांड किया गया कि पर्ची जो है वो लोगों के यानी मतदाताओं के हाथ में हो और वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, और उसके बाद उस पर्ची को मतदाता खुद एक बॉक्स में डाले और उसके बाद उसी पर्ची को काउंट किया जाए। यहां से शुरुआत होती है, 100% काउंटिंग हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसके बाद 10 दिन में उसका जवाब देता है, हलफनामा दायर करता है, उसमें जवाब देता है और कहता है कि ऐसा करने पर कि 100% काउंटिंग हो, इसमें 13 दिन लग जाएंगे, 12 से 13 दिन काउंटिंग के लिए समय लगेगा। इसके बाद जब बहस की शुरुआत होती है, ये 16 तारीख और 18 तारीख को 2 दिन बहस होती है। 16 तारीख को लगभग 3.5 घंटे बहस होती है, 18 तारीख को लगभग 4.25 घंटे बहस होती है। मतलब दोनों मिला के देखें तो 7.25 घंटे की बहस होती है। और इन 7.25 घंटों की बहस में जो बातें निकल के आई वो हम पल पल तक हर एक बात आप तक हम पहुंचाते रहे, लेकिन प्रमुख रूप से उसमें बहुत सारे सवाल पे सवाल जस्टिस खन्ना की तरफ से, खासकर 2 जजों की बेंच है, जस्टिस खन्ना है और जस्टिस दत्ता हैं। जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, जस्टिस दत्ता यानी दीपांकर दत्ता, ये दोनों जजों की बेंच, सबसे ज्यादा जस्टिस खन्ना ने सवाल पूछे और इन सवालों का जवाब इलेक्शन देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक अधिकारी उपस्थित हुए। इलेक्शन कमीशन की इंडिया की तरफ से एक वकील हैं मनिंदर सिंह, वो अपनी बात रखते रहे। और जब बहस हो गई तो मनिंदर सिंह ने यह डिमांड की कि ये जो याचिका लगाई गई है सरासर गलत याचिका है, झूठ है, और इस याचिका को खारिज ही मत कीजिए बल्कि जो पिटिशनर है उसको फाइन भी लगाइए, ये उन्होंने रखा। लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, उससे पहले फैसले के लिए उन्होंने इसे सुरक्षित रख लिया। और भी बहुत सारी दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से भी और डिफेंडर की तरफ से भी। तो इन दोनों के बाद यहाँ पे बात आज की आई, अचानक कल रात को एनलिस्ट करवाया गया कि आज इस पर
फैसला आना है। फैसले के लिए 10:30 बजे का समय दिया गया कि बेंचेस 10:30 बजे बैठेगी बेंच, और दोनों जजों की बेंच समय से बैठी 10:30 बजे। और जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे पास 3-4 क्वेरीज हैं, 3-4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब पहले चाहिए, कुछ भी दिशा निर्देश डायरेक्टिव देने से पहले। और उसके बाद जो 3-4 सवाल थे, उसमें जो सवाल है यहाँ सामने रखा हुआ है कि मामला के निर्देशों को सूचीबद्ध है और कुछ, लेकिन हमारे पास मतलब कि इसमें हमको अपना जो डायरेक्टिव देंगे वो सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उससे पहले 3-4 स्पष्टीकरण चाहते हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही करना चाहते हैं हम, यानी कि इसको लॉजिकली हम ठीक रखना चाहते हैं। एक तो ये कि माइक्रो कंट्रोलर क्या कंट्रोलिंग यूनिट में लगा हुआ है या वीवीपैट में लगा हुआ है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। और ये भी है कि हमको ये लग रहा है कि ये कंट्रोल यूनिट में लगा हुआ है, माइक्रो चिप जो है वो कंट्रोल यूनिट में लगा हुआ है। दूसरी बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि जो माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है वो क्या फिर से प्रोग्राम करने की योग्य है, क्या उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट जो है यानी ईवीएम का रेफरेंस ले रहे हैं, तो उसमें कितने सिंबल्स हैं और कैसे उसको अपलोड करते हैं, यह सवाल किया गया। और चौथी बात कि कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है या वीवीपैट को अलग रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट को आप सील करते हैं या वीवीपैट को अलग रखते हैं, दोनों को कैसे रखते हैं, इन सब चीज़ों पे हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि इधर से पिटिशनर की तरफ से सीनियर वकील संतोष पॉल ने बोला कि जो सोर्स कोड ऑफ ईवीएम यानी ईवीएम का जो सोर्स कोड है, उसके सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उसे बिल्कुल सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उसे पब्लिक में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी 2 बजे अपनी बात रखेंगे अमलेंदु जी, तो वो वहां पर सवाल पूछा जाएगा कि ये सोर्स कोड कौन तैयार करता है और किसके पास रहता है, कब तक रहता है, ये सारे सवाल आएंगे। क्योंकि आज ये सोर्स कोड की बात उस दिन नहीं आई थी, सॉफ्टवेयर की बात तो आई थी कि सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करते हैं, डेटा केबल से अपलोड करते हैं या और कैसे अपलोड करते हैं, इंटरनेट से अपलोड करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें जो लैपटॉप यूज होता है उस लैपटॉप का क्या करते हैं, ये सारे सवाल आए थे। लेकिन ये सोर्स कोड का सवाल आज पिटिशनर की तरफ से लाने का मतलब है कि पिटिशनर एक कदम आगे और बढ़ गया है, एडीआर एक कदम और आगे बढ़ा है और यहां थोड़ा सा बैकफुट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आते हुए दिखाई देगा। अमलेंदु जी क्या कहें? जी बिल्कुल राजीव जी, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उसके बैकफुट पे जाने के आसार बन गए हैं, क्योंकि अब यहाँ आके सच बताना पड़ेगा। और सच क्या है, सच अब देश समझ रहा है कि सच इन मशीनों का क्या है। क्योंकि अब तक जो देश को बताया जा रहा था कि मशीनें जो है वो हैक नहीं हो सकती हैं और इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, बाहर से इसमें कुछ नहीं जुड़ता है और ये स्वतंत्र इकाई होती है, तो ना तो मशीन अब स्वतंत्र इकाई है, मशीनों के हैक होने की संभावना इसलिए है कि चूँकि सोर्स कोड किसी के पास है, चिप लगाई जाती है, पहले कहा जाता था चिप नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आए, तो मशीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह बढ़ गए हैं। और ये संदेह राजीव जी, फिर मैं कहूँगा कि जैसा प्रशांत भूषण ने कहा था कि ये संदेह पहले जो थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ईवीएम मशीनों को लेकर के उठाए थे, उसके बाद वीवीपैट जुड़ा गया था। आज भी जनता के मन में संदेह है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मन में भी संदेह और बढ़ गए इन मशीनों को लेकर के। तो ये मशीनें पवित्र गाय तो किसी हाल में नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कह रहा है राजीव जी। तो कुल मिलाकर के इन मशीनों पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला निश्चित तौर पर आना है इन मशीनों को लेकर के। अब वो बड़ा फैसला क्या होता है ये बस देखना होगा कि किस तरीके से आता है, इस चुनाव में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और आगे आने वाले समय में ये किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को बदलता है, ये फैसला ये देखना होगा राजीव जी। लेकिन फैसला निश्चित तौर पर बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा और इस चुनाव पे उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है निश्चित तौर पे राजीव जी, इतना तो समझा ही जा सकता है। जी बिल्कुल, इस चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ये बड़ा फैसला और इस चुनाव पे आने वाले, यानी हम लोगों को इस चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। तो रिकैप कर रहा था कि आखिर हुआ क्या क्या अभी तक है और इस चुनाव पर इस फैसले का कितना बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। हम और आप यही चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, चुनाव में कहीं भी धांधली ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो, किसी के साथ पक्षपात द्वेष वाली स्थिति ना हो। लेकिन अमलेंदु जी, हम इस चुनाव की शुरुआत में ही देख लिए कि कितनी धांधली हो रही है। हमने देखा
मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस प्रकार एक कैंडिडेट जो इंडिया गठबंधन ने इस सीट को कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ा था, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को वहां इलीगल घोषित कर दिया गया और उनको निरस्त कर दिया गया, उनके नामांकन को। अब कल हमने 2 दिन पहले हमने देखा सूरत का क्या हाल है। सूरत की घटना को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और ये 2 ही नहीं, इसके अलावा गांधीनगर का भी आया राजीव जी, वीडियो वायरल हो रहा है। गांधीनगर में कोई किसी छोटी पार्टी का प्रत्याशी है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझको अमित शाह के लोगों ने किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया है, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अपना पर्चा वापस ले लूं, हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। ये उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग को टैग किया है कि भाई आपकी कुछ शर्म लिहाज बची है कि नहीं बची है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो राजीव जी आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये मुझे राजीव जी जो लग रहा है कि मामला ये हो गया कि मशीनों को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, तो अब दूसरे रास्ते जो है वो अपनाने और शुरू कर दिए गए। वरना सिर्फ मशीनों से ही काम चल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 400 या 600 पार भी हो जाते। लेकिन अब चूंकि वो मशीनें फंस गई हैं एक तरीके से देखा जाए, तो अब जो है ये दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को डराया जाए, धमकाया जाए, उनके पर्चे वापस कराए जाए, पर्चे खारिज किए जाए। मतलब एक बीएसपी के राजीव जी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पे पर्चे खारिज हो गए। मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो ठीक है भाजपा के साथ है या किसके साथ है वो अलग का मसला हो सकता है कि उनकी अंदरूनी क्या समझदारी है, हम उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जो कही जाती है, उस राष्ट्रीय पार्टी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो जाते हैं केवल एक राज्य में, और 2 चरणों में ही राजीव जी, सिर्फ 2 चरणों में खारिज हो जाते हैं। एक राष्ट्रीय नहीं चली, वो क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाता है खजुराहो में, और आप उठा करके निर्विरोध चुनवा देते हैं सूरत में, और दूसरी तरफ गांधीनगर का जो है वो हो रहा है। इसका मतलब क्या, अमित शाह भी जो राजीव जी निर्विरोध जीतना चाहते हैं? मसला क्या है? सूरत के तरीके से अमित शाह भी जीतना चाहते हैं। तो अगर वो वीडियो सही है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी जांच कराई जानी चाहिए, चुनाव आयोग को ही उसकी जांच कराई जानी चाहिए। मसला क्या है, किस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से राजीव सामने आ रही है, उसका मतलब गंभीर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और इस चुनाव को लेकर के जो अभी तक हो भी चुका है और जिस तरह की चीज़ें सब सामने आई हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह जनता के मन में भी बढ़ रहे हैं राजीव जी। अब बिल्कुल बिल्कुल एक संदेह बढ़ा हुआ है, और चुनाव की प्रक्रिया कितनी मजबूत हो, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों का जवाब भी ढूंढा जा रहा है। और चुनाव आयोग लगातार कहीं न कहीं निशाने पे है। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इसी चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, उन भाषणों की भी खूब चर्चा है। लगातार पहले फेज में जो मैसेज आया, जो खबरें आई हर तरफ से कि भाजपा पिछड़ चुकी है फर्स्ट फेज में, इसके बाद से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का चुनावी प्रक्रिया में कहीं न कहीं अवरोध डालने के हिसाब से ही कहें, जिस दिशा में ये चुनाव जा रहा है उस दिशा को बदलने के हिसाब से ही कहें, तो नरेंद्र मोदी कहां तक चले आए। हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम और घुसपैठिए और मंगलसूत्र, मुसलमानों की आबादी, क्या क्या नहीं कह दिया। और सबसे बड़ी बात की इन तमाम बातों को आगे बढ़ाने में उनके बाकी सहयोगी साथी जो है वो लग गए। कल ही योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि इन्होंने, यानी कांग्रेस ने, अपने मैनिफेस्टो में शरिया कानून के बारे में लिखा है। अब शरिया कानून के बारे में अगर मैनिफेस्टो में लिखा है तो दिखा दें, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। हम तो अभी भी टेबल पे हमारे सामने ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। तो चुनाव में और ये सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पर जो बड़ा फैसला आने वाला है, उम्मीद हम करें कि आज, क्योंकि आज एनालिस्ट फैसले के लिए हुआ है, हो सकता है कि फैसला सुना भी दे। लेकिन जो जितने सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का जवाब लेने और उसके बाद फैसला लिखने सुनाने में हो सकता है समय भी लगे, या हो सकता है थोड़ा बहुत उसको सुधार करके फैसला लिख लिया गया हो। जो भी हो, माननीय न्यायालय जो भी करे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे अमलेंदु जी कि मोदी जी जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वो लगातार सवालों के घेरे में है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी, बीजेपी, इन सब को लेके कभी कुछ नहीं कहता। वो नोटिस जारी करता है तो राहुल गांधी को नोटिस जारी करता है, वो नोटिस जारी करता है तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को करता है, जिस पर बैन लगाता है। लेकिन वो और जांच एजेंसियां ये बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं करती है। ये सवाल तो उठेगा। ये देख तो रही है देश की जनता कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। आंख पे पट्टी बांधे हुए, कानून की देवी हाथ में तराजू लिए हुए जो तस्वीर आप लोग देखते हैं, ये तस्वीर क्या कहती है? ये कहती है कि हमारे लिए कोई भी
सब इसी तराजू पे सबको हम तौलते हैं और सब बराबर हैं, कोई हमारा नहीं, कोई उनका नहीं, सब बराबर है। जब बराबरी का अधिकार इस देश का संविधान देता है तो फिर यहां पर दोयम दर्जे से क्यों देखा जा रहा है विपक्ष को, और सत्ता पक्ष को नंबर 1 पे सिर आंखों पे बैठा के क्यों रखा जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट का उल्लंघन किया है? अगर किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये देश अभी चुनाव आयोग के हवाले है। प्रधानमंत्री आज की तारीख में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री नहीं है। वो 4 जून के जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वो एक्टिंग में चले गए, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में चले गए। पूरे देश में आज की तारीख में कुछ भी नया लाने से पहले ये एक तरह से इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। चुनाव आयोग लेकिन कर क्या रहा है, सवाल तो उठता है ना। और उसी चुनाव आयोग पर यहां सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, जनप्रतिनिधि कानून 1951, उसी के तहत इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कहा कि वहां तो लिखा हुआ है, हमने देखा, आपने हमें 30 दिन बताया याचिका दायर करने की अवधि, और उसमें तो लिखा है 45 दिन जी। तो आप इसको 45 दिन से ऊपर इसको आपको रखना चाहिए। बात साफ साफ कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आपने झूठ बोला, मिसगाइड किया सुप्रीम कोर्ट को। अमरेंदु जी बिल्कुल 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 यही कह रहे हैं। और एक तरीके से सवाल उठाया है कि मतलब अच्छा, ये सवाल राजीव जी जस्टिस खन्ना ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि आपने जो FAQs अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं वहाँ कुछ और बता रहे हैं, आप जो हमको यहाँ करके बता रहे हैं वो आप कुछ और बता रहे हैं। तो इसमें मनिंदर सिंह जो थे उनके वकील, उन्होंने कहा था कि अब इसको हम अपडेट करा देंगे। अपने मनिंदर सिंह ने या उनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि हम इसको अपने उस पर वेबसाइट पर अपडेट करा देंगे। इसका मतलब राजीव जी सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश चुनाव आयोग एक तरीके से कर रहा है इन मशीनों को लेकर के, मशीनों में क्या क्या कमियां हैं, ताकि किसी तरीके से ये चीज़ें खुलने ना पाएँ। और जिस तरीके से राजीव कुमार भद्दी सी शायरी जो थे वो पढ़ रहे थे कि उन्होंने खुद लिखी है वो शायरी, पता नहीं वो काम कब करते हैं, रात को सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं, रात भर शायरी लिखते रहते हैं उल्टी सीधी इसी तरीके की, पता नहीं, लेकिन वो चुनाव का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो वो जिस तरीके से कह रहे थे कि आप मशीनों के ऊपर दोष मर दिया जाता है और अपनी जो हसरत अधूरी हसरतें हैं, तब तो राजीव जी ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मशीनों को लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह हैं। और ये संदेह जो है वो देश की जनता में भी हैं, राजनीतिक दल तो इस पर सवाल उठा ही रहे हैं, सिविल सोसाइटी इस पर सवाल उठा ही रही है। और अब बड़े सवाल जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से इन मशीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा संदेह उठा दिए गए हैं। और ये इन संदेह का निराकरण करना, निवारण करना जो है वो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग का अब जो आकर के बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि इनमें क्या क्या घपले हैं, क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें ठीक है, सब कुछ इसमें बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हो सकती हैं, जहाँ से इसमें कोई व्यक्ति इसको प्रवेश कर सकता है, इसमें जो चोर दरवाजे है वहाँ से यहाँ घुस सकता है। तो वो चोर दरवाजे भी बताने होंगे। और अगर चुनाव आयोग नहीं बताएगा तो आकर के जितनी बातें बताएगा उसमें से कुल मिलाकर के जो वहाँ याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो फिर बता देंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें चोर दरवाजे हैं और कहाँ कहाँ से घुसा जा सकता है इस चोर दरवाजे के जरिए। ये चीज़ें राजीव जी आज मुझे लगता है कि देश के सामने आ जाएंगी और कई और बड़े खुलासे जो हैं वो 2 बजे के बाद हो सकते हैं राजीव जी। उसकी भी हम लोग जो है लाइव रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, चुनाव आयोग आकर के क्या क्या बता रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन मशीनों में क्या क्या हो सकता है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये चोर दरवाजे की बात या आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर चुनाव आयोग को क्या डायरेक्टिव दिया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी समय के गर्त में हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से चुनाव जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। पहले फेज के बाद दूसरे फेज का इंतजार, और परसों चुनाव है, उससे पहले आज EVM वीवीपैट पर जो दिशा निर्देश के लिए जो सूचीबद्ध किया गया है इस केस को, और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच यहाँ पर ये फैसला सुनाने वाली है कि आगे क्या कुछ करना चाहिए चुनाव आयोग को। इससे पहले जो 3-4 सवाल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों को अगर सोचिए तो समझ में आता है कि कुछ बातें पहले से जज जब इसका फैसला लिख रहे होंगे तो उनके दिमाग में आया होगा कि ये गड़बड़ियां क्या हैं और इनका, यानी जैसे माइक्रोचिप की बात है, माइक्रोचिप कहाँ लगाया जाता है, क्या ये कंट्रोल यूनिट में है, क्या ये EVM में है, क्या ये वीवीपैट में है। वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी की बात हुई है, 4 MB की फ्लैश मेमोरी है, तो ये फ्लैश मेमोरी क्या है, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में सवाल तो खड़े करती हैं और इसीलिए इन सवालों का जवाब चाहिए
चुनाव आयोग को, और यही कारण है कि चुनाव आयोग से जवाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और यही कारण है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि 3-4 जो सवाल हमारे, इन सवालों का जल्दी से आप जवाब दीजिए, और जिसको तथ्यात्मक रूप से सही माना जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस में लगाते हैं आप? कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं कि वीवीपैट में लगाते हैं? आप ये भी बताइए कि ये जो है वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी होती है, ऐसा हमें बताया गया है, और माइक्रो कंट्रोलर इकाई के बारे में लेकिन नहीं बताया गया कि वो कहाँ है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ लगाया गया है माइक्रो कंट्रोलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, और इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्रामिंग हो सकती है क्या? कंट्रोलर में को दोबारा उसका रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है क्या? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और यही जो मेन बिंदु है। यानी कि सांस आप लेते हैं तो सांस हार्ट से, दिल से जो हवा आती है आपके शरीर में, जो ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं आप? क्या आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं क्या? अगर कहा जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में ये जो माइक्रो कंट्रोलर है और कंट्रोल यूनिट है, यही तो इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही और सारी चीज़ें राजीव जी इसी से जो है वो कंट्रोल होती हैं। मतलब दो चीज़ें, सोर्स कोड और माइक्रोचिप जो है जो कंट्रोलर में जो लगती है, उससे दो चीज़ें। सोर्स कोड के जरिए आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं, माइक्रोचिप को। और सही सवाल पूछा है कि ये एक ही बार होता है कि इस पर प्रोग्रामिंग लिखी जा सकती है जो माइक्रोचिप लगती है। तो अगर मान लीजिए एक ही बार अगर चुनाव आयोग बताता है कि साहब ये एक ही बार लगती है, तो फिर एक ही बार लगती है, तो फिर उन चिप का किया क्या जाता है? सवाल ये है कि वो चिप अगर एक बार लगने के बाद बेकार हो जाती है, तो उस चिप का फिर आखिर आप करते क्या है? और अगर वो प्रोग्रामेबल है, तो इसका मतलब राजीव जी प्रोग्रामेबल है तो बहुत सारे मामले खुले हुए हैं कि प्रोग्रामेबल है, उसको फिर से प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। और ये पिछली सुनवाई में भी इसको सवाल उठे थे कि इस प्रोग्रामिंग इस पर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो इसको लेकर सवाल थे। तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा संदेह एक तरीके से राजीव जी कहा जाए वो सामने इसको लेकर के आते हैं कि ये संदेह बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और चुनाव आयोग को आकर के यहाँ सवालों के जवाब देने होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने वायदा किया है कि 2 बजे उनके अधिकारी आकर के यहाँ पे सारी बातों की जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या क्या सवाल हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो अभी तो राजीव जी ये 4 सवाल ही पूछे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब वो अधिकारी आएंगे और फिर जब वो इन सवालों के जवाब देंगे, तो हो सकता है और भी बहुत से क्वेश्चंस निकल करके आएँ, और जो दूसरे पक्ष के वकील हैं यानी याचिकाकर्ता हैं, वो भी इसमें कुछ और सवाल फिर जोड़ें। तो आज तो राजीव जी मुझे लगता है कि सवालों के नाम ही ये दिन रहेगा, और लेकिन बहुत से सवालों के जरिए जो है वो चुनाव आयोग और मशीनों की बहुत सी चीज़ें वो है देश के सामने खुल करके आ जाएंगी। राजीव जी इतना तो निश्चित तौर पर समझाया जा सकता है, और बहुत सी चीज़ें अब तक खुल करके सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आनी हैं। वीवीपैट ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, बहस, और गर्म बहस के बाद आज फैसले की घड़ी, और फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ईवीएम क्यों इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर जो कंट्रोल यूनिट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और इन सब पे बहुत बहस हुई, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पे 8 घंटे की बहस, उसमें बहुत माइक्रो लेवल के सवाल पूछे गए, लेकिन माइक्रो लेवल के सवाल का जवाब देते हुए कई जगह सुप्रीम कोर्ट में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी लड़खड़ाते हुए नजर आए, हाँफते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं, लेकिन पब्लिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया था, और कई लोग ये जानते थे कि इसको किसी भी कंप्यूटर से नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन यहां यह भी बताया गया, सवाल ये भी किए गए, उठाए गए याचिकाकर्ता की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से, कि ECIL और BEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है और ECIL, इन दोनों कंपनियां मिलकर बनाती हैं, दोनों कंपनियां बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, और इनके डायरेक्टर जो हैं वो भाजपा से हैं। यानी कि दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स भाजपा के
मेंबर्स हैं और भाजपा के मेंबर होने के कारण शक की सुई उधर भी जाती है कि ये कंपनियां क्या निष्पक्ष काम करती होंगी। हालांकि इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, तब क्या ये मशीनें और सुरक्षित रहेंगी, ये सवाल तुरंत किया गया था। एक बात लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आई अमलेंदु जी कि जो पिटिशनर पक्ष है वो जो सवाल कर रहा था, जैसे आज ही ईवीएम का सोर्स कोड पब्लिक नहीं किया गया है, ये कहा गया पिटिशनर की तरफ से, तो तपाक से इन्होंने कह दिया कि उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो पब्लिक हो। ऐसे ही भाजपा के हैं, तब उन्होंने कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि इसको प्राइवेट को दे दिया जाए। ऐसे कई सारे सवाल। और ऐसे ही ये कहा गया कि केरल में एक केस आया है जिसमें बटन जितने दबाए गए किसी और के, और उसमें चारों जो है वो कमल का फूल, कमल का निशान आया। उसी दिन 18 तारीख की खबर है ये, तो उस पर भी नाराज़गी जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तमाम बातें किस दिशा में ले जाती हैं इस केस को? और राजीव जी, संदेह तो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और सही है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे मतलब याचिकाकर्ता सवाल कर रहे थे, उसको लेकर के एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनको वही रोक दिया तुरंत ही कि भाई, फिर ये भी कहा प्रशांत भूषण से कि मिस्टर भूषण, क्या आपको बार बार समझाना पड़ता है? ये भी टिप्पणी थी पिछली तारीख पे कि आपको क्या बार बार समझाना पड़ता है। तो हालांकि आप प्रशांत भूषण को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशांत भूषण ने जो अपनी बातें रखनी थी रख दी थी, और उसमें सवाल जो है फिर आगे जाकर के जस्टिस खन्ना ने और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उसमें से निकाले हैं और सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। तो राजीव जी देखिए, फैसला कुछ भी आए, एक चीज़ तो स्पष्ट समझ में आती है, और वो ये समझ में आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के चिंतित है। जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछली सुनवाई पे कहा भी था कि हम भी इस प्रक्रिया, मतलब इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ये तो एक बात कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिखता है, ये तो निश्चित तौर पर ठीक है। अब वो याचिकाकर्ताओं के मुताबिक जो है वो फैसला आता नहीं आता, वो मसला एक अलग का हो सकता है कि याचिकाकर्ता जो चाहते हैं वो फैसला आता है कि नहीं आता है, 100% वीवीपैट मशीनों की गिनती होती है कि नहीं होती है, या कितने की गिनती होती है, या इसमें कोई सुधार की चीज़ लगाई जाती है। मुझे राजीव जी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद अभी चुनाव, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ऐसे आदेश दे सकता है कि कितनी गिनती होगी, कितनी गिनती नहीं होगी, ये आदेश आ सकते हैं। मशीनों को कितने समय तक रखा जाना है, ये आदेश आ सकते हैं। जिम्मेदारी तय की जा सकती है अधिकारियों की, अधिकारियों के पास कंट्रोल होता है। जो कंट्रोलर के लैपटॉप वगैरह होते हैं उनका आदेश आ सकता है कि इसको फिर यूज़ नहीं किया जाएगा, इसको प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी, इस तरीके की चीज़ें। मतलब जो मिनिमम इस चुनाव में हो सकता है उतना मिनिमम आदेश तो कम से कम मुझे लगता है कि आना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का मूड लग रहा है जिस तरीके का, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन सवालों को शांत किया है याचिकाकर्ताओं के, उससे लगता है कि शायद उस तरीके के नतीजे नहीं आ सकते हैं, मतलब फैसला नहीं आ सकता है जिस तरीके का फैसला याचिकाकर्ता चाहते हैं। लेकिन संदेह जो है वो मशीनों को लेकर के बढ़ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं, उसके बाद तो राजीव जी संदेह और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है कि वो संदेहों को दूर करे, चूँकि जनता के मन में जो संदेह हैं